हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड धीरज पांडे। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके चलना चाहता हूं जो कि ज़मीन से शुरू होगी लेकिन अंतरिक्ष पे जाके ख़त्म होगी। इसका मतलब कि हम इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक और परमिशन सीख करना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ी देर के लिए किराएदार बनना चाहता हूँ। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, दिमाग और दिल, मुझे थोड़ी देर के लिए यानी कि 20 से 25 मिनट के लिए इसमें बस जगह दे दीजिए। और यकीन मानिए कि इस प्रॉपर्टी का जो आपको मैं रेंट दूंगा, यानी कि जो ये क्लास रहेगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। हम इसमें टॉपिक जो करेंगे वो है वॉलंटी नॉन फिट इंजरे। ये टॉट का एक टॉपिक है और इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक को ना सिर्फ अच्छे से समझेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें याद भी करेंगे। ये जो टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 2021 में क्लैट के यूजी पेपर में ये टॉपिक पूछा गया था और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए थे। आपको पता है कि जो टॉट नहीं, आपको पता है कि जो क्लैट का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 120 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब कि आपके पास पर क्वेश्चन 48 सेकेंड्स होते हैं। तो मेरी क्लास में मेरा ये टारगेट रहता है कि मेरे सब्जेक्ट में यानी कि लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट में आप हर क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड के अंदर लगा सकें। और ये जो आपका टाइम सेव होगा, इसको बाहर जो भी आपके और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें कंज्यूम करिए। आपको पता है कि इसमें लगभग 400-450 वर्ड का इतना बड़ा पैरा आता है और फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको उस पैरा को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और मैं आपको इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद मैं आपको ये लाइव करके भी दिखाऊंगा। हम उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बात हो रही है वॉलंटी नॉन फिट इंजरी की। ये एक डिफेंस ऑफ कंसेंट के नाम से भी जाना जाता है और लिखा है कि ये एक जनरल डिफेंस है अगेंस्ट टॉर्शियस लायबिलिटी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि ये जनरल और स्पेसिफिक डिफेंस, दो तरह के डिफेंस होते हैं। भाई देखो, डिफेंस कौन लेता है? डिफेंडेंट। आपको पता है कि एक सिविल केस में दो पार्टी होती हैं, एक प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ कौन होता है? उसको हिंदी में वादी भी कहते हैं। प्लेंटिफ वो है जिसके साथ कुछ इंजरी हुई है, जिसको कोई उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और किसने गलत किया है? डिफेंडेंट ने। तो सिविल केसेस में दो पार्टी होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो जो डिफेंडेंट है वो लेता है डिफेंस। अब ये जनरल डिफेंस है, यानी कि वॉलंटी नॉन फिट इंजरी एक जनरल डिफेंस है। इसका मतलब कि और भी कई तरह के जो टॉर्ट्स होते हैं, जो रॉन्ग्स होते हैं आपके, उसमें आप इससे डिफेंस ले सकते हैं। स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर डिफेमेशन का केस है, अब डिफेमेशन भी क्या है? टॉर्शियस रॉन्ग है, लेकिन उसमें जो आप डिफेंस लेंगे, जैसे कि फेयर कमेंट का, या फिर आपके पास अगर कोई प्रिविलेज है, तो ये सारे आपके क्या हैं? आप सिर्फ डिफेमेशन में ही ले सकते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक डिफेंस है। लेकिन हमारा वॉलंटी नॉन फिट इंजरी क्या है? एक जनरल डिफेंस है और ये लिया जाता है अगेंस्ट अ टॉर्शियस लायबिलिटी। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, टॉर्ट एक सिविल आपका रॉन्ग है, एक सिविल लॉ का एक सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ राइट होते हैं। भाई मेरे पास भी कुछ राइट है और जो मेरा राइट है वो आपके प्रति क्या हो जाएगी? ड्यूटी। तो जो मेरा राइट है वो आपके लिए ड्यूटी होगा। और अगर आप अपने कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से मेरे उस राइट को क्या करते हैं? इन्फ्रिंज करते हैं या वॉयलेट करते हैं, तो आपने क्या किया? एक सिविल रॉन्ग यानी कि टॉर्ट, और आपकी क्या बन जाएगी? टॉर्शियस लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, एक आपका मैक्सिम आता है, इंजुरिया सिने डैमनम, और दूसरा है डैमनम सिने इंजुरिया। इंजुरिया मतलब इंजरी, सिने मतलब विदाउट, और डैमनम मतलब डैमेज। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे इंजरी होती है आपको और डैमेज नहीं। इसका मतलब है जहाँ पे आपको डैमेज है विदाउट एनी इंजरी। अब ये इंजरी मतलब क्या होता है? जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको मरते दम तक याद रखना, और अगर भूल जाओ तो उसका टैटू बनवा लेना। इंजरी मतलब होता है
इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के पास कुछ लीगल राइट है और जब उस लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, कोई उसको तोड़ता है, वॉयलेट करता है, तो उसे क्या होता है? इंजरी। तो अगर आपको एक सिविल लायबिलिटी में जाना है तो आपको ये होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आपको कोई हार्म हुआ है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका क्या होना चाहिए? इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए लीगल राइट का। इसका बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक केस था आपका एशवे वर्सेस वाइट। उस केस के फैक्ट को हम उठाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वोटिंग राइट है, इलेक्शन आया हुआ है, वोट देना है मोदी जी को। आप आराम से सुबह नहा धो के तैयार बैठे हैं कि भाई अब जाऊँगा और वोट दूँगा। आप गए, जो आपका पोलिंग बूथ था वहाँ पे आप लाइन में लगे हैं। जैसे ही आपका नंबर आता है, जो पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर है वो आपसे कहता है कि सर आपका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। आप उसको सारे एविडेंस और सारे प्रूफ दिखाते हैं, वो कहता है कि सर आपका तो नाम ही नहीं, आप वोट नहीं दे सकते। अब आप वोट देना चाहते थे मोदी जी के लिए। अब देखिए, आप वोट नहीं दे पाए, वोट देना आपका लीगल राइट है। और गलती किसकी थी? उस पोलिंग बूथ ऑफिसर की या इलेक्शन कमीशन में जो भी कंसर्न पर्सन है। तो आपका एक लीगल राइट था वोट देना और वो क्या हुआ? वॉयलेट। तो आपको क्या हुई? इंजरी। आप वोट नहीं दे पाए। लेकिन कमाल की बात है कि आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे वो कैंडिडेट जीत गया, यानी कि आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपका लीगल राइट वॉयलेट हुआ। तो आप यहाँ पे रेमेडी ले सकते हैं, यानी कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ डैमेज होता है, इंजरी नहीं। मान लीजिए कि आई एम रनिंग एन अकेडमी, एक कोचिंग संस्थान में चला रहा हूँ और बगल में फ़िज़िक्स वाला ने अपनी एक कोचिंग खोल ली। अब मेरी कोचिंग में ठीक ठाक चल रहा है, फ़ीस भी मैंने ठीक ठाक रखी हुई है, लेकिन फ़िज़िक्स वाला ने क्या है कि बहुत कम फ़ीस पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे मेरे पास आ रहे थे अब वो उनके पास जाने लगे। तो इससे मुझे डैमेज यानी कि नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या मेरा कोई लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है? क्या मेरा कोई ऐसा लीगल राइट है कि अगर मैं कहीं पे कोचिंग खोल के पढ़ा रहा हूँ तो उसके बगल में या उसके आसपास कोई कोचिंग नहीं खोल सकता? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे डैमेज हो रहा है, इंजरी नहीं। तो इसको बहुत ईजी वे में कैसे आप याद कर सकते हैं? देखो, जो वर्ड पहला आ रहा है वही उस मैक्सिम में हो रहा है। तो इसमें पहला वर्ड क्या है? इंजरी। मतलब इसमें इंजरी हो रही है, यानी कि ये रेड्रेसेबल है, यानी कि इसमें आपको रेमेडी मिलेगी। यहाँ पहला वर्ड क्या है? डैमनम, यानी डैमेज, और डैमेज के लिए कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिलती। तो ये आपको ईजिली याद रहेगा। ठीक, तो आप समझ गए यहाँ पे कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्या होता है और इंजरी क्या होती है और डैमेज क्या होता है। अब देखिए, इस मैक्सिम को समझने से पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि लॉ क्या है, हमारी ज़िंदगी में आसपास बिखरा हुआ है। तो अगर आप इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। तो बात है 2005 की। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। क्रीज पे सचिन तेंदुलकर थे और बॉलिंग कर रहे थे दानिश कनेरिया, स्पिनर हैं। उन्होंने अपनी गेंद फेंकी और एज़ यूजुअल जो होना था, सचिन तेंदुलकर ने मारा छक्का और वो जाके बाउंड्री के बाहर जो कैमरामैन होते हैं, जो उस मैच को शूट कर रहे होते हैं, वो एक के सर पर जाके टप से लगी बॉल। हाँ, वो गजनी नहीं हुआ, लेकिन तब भी उसको चोट तो लगी। तो ऐसे में अगर वो सचिन तेंदुलकर को या उन लोगों को जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, अगर वो उनको सू करता तो ये मैक्सिम वहाँ पे अप्लाई होता। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो आपकी फार्मूला 1 रेसिंग कार होती है, जैसे बुद्धा सर्किट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। अब देखो, फार्मूला 1 रेसिंग कार में कार बहुत तेज़ी से भाग रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, यानी कि जो दर्शक होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कार आपस में तेज़ स्पीड की वजह से कोलाइड कर जाती है। अब वो उलट पलट के कहीं भी आके गिर सकती है। अब ऐसे में अगर किसी दर्शक के ऊपर गिर गई तो भाई वो तो कॉम्पनसेशन मांगेगा, लेकिन जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होंगे वो इस मैक्सिम को अप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। पोंगल आपको पता है कि तमिलनाडु में होता है। पोंगल के तीसरे दिन एक इवेंट होता है, उसका नाम होता है जल्लीकट्टू। इसे गूगल करिएगा, आपके जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी है। तो उस जल्लीकट्टू में क्या होता है कि एक बैल होता है, उसके ऊपर कुछ सिक्के विक्के लगाए जाते हैं और उस बैल को छोड़ दिया जाता है लोगों के बीच में, और लोग उस बैल को पकड़ के चढ़ के उससे वो सिक्के उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई इंजरी होती है तो क्या वो कॉम्पनसेशन मांगेगा? भी मांगेगा, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो ये मैक्सिम अप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कभी मेले वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे एक मौत का कुआं होता है। हाँ, जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा।
तो मौत के कुएं में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ऐसे एक गोल सर्कुलर वे में एक बिल्डिंग सी बनी होती है, उसमें आप टॉप पे जाके बैठते हैं और बीच में क्या होता है, एकदम वो एक तरह से हॉलो होता है। तो वहाँ पे कई आपके कार वाले और बाइक वाले ऐसे गोल गोल सर्कुलर घूम रहे होते हैं। अब ऐसे में रिस्क होता है कि वो आपस में कोलाइड कर जाए या वहाँ से बाइक वाला छिटक के किसी भी दर्शक के ऊपर लग सकता है या गिर सकता है। तो ऐसे में वो दर्शक कॉम्पनसेशन मांगेगा, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो ये चीज़ अप्लाई करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि आप कभी अम्यूज़मेंट पार्क में गए होंगे, वहाँ पे तरह तरह के झूले होते हैं, आप झूले को झूल रहे हैं, अचानक आप झूले से गिर पड़ते हैं, आपको चोट लगती है, तो क्या आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा? डिफेंडेंट इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा। हम ये भी देखेंगे कि इन सब सिचुएशंस में कब आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। इसको हम डिफेंस ऑफ कंसेंट के नाम से भी जानते हैं और ये एक जनरल डिफेंस है टॉर्शियस लायबिलिटी के अगेंस्ट। अब देखिए, इसमें क्या होता है, वॉलंटरी मतलब वॉलंटरली, इंजरिया मतलब इंजरी और नॉन मतलब नॉट से है। लिखा हुआ है कि कंसेंट या वॉलंटरी सबमिशन टू सफ़र हार्म। भाई इश्क है तो रिस्क है, या उल्टा मैंने बोल दिया, रिस्क है तो इश्क है। तो भाई जहाँ पे आपको रिस्क दिख रहा है, आप जानबूझ के कह रहे हैं कि मैं इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे इससे इश्क है। तो अगर आपको उस रिस्क को उठाने में आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है तो आप कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि लिखा है कि कंसेंट आपने दी थी या आपने जानबूझ के अपने आप को सबमिट किया था कि भाई मैं इस हार्म को सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, तो इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं उसको बेयर करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। लिखा है कि पर्सन वॉलेंटरली वेव्ड या अबेंडेंड हिज राइट। तो भाई आपके पास एक राइट था, आपने उस राइट को जानबूझ के अपनी स्वेच्छा से वॉलेंटरली बिना किसी दबाव के आपने क्या किया, आपने उसको वेव कर दिया, अबेंडन कर दिया। तो ऐसे में अगर आपको कोई इंजरी होती है तो आप उस राइट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। इसीलिए देखिए इसका क्रक्स क्या लिखा हुआ है कि टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज़ डन। भाई जो व्यक्ति इच्छुक है किसी हार्म को उठाने के लिए, उस व्यक्ति को लॉ कहता है कि कोई भी इंजरी नहीं हुई। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम कि इस मैक्सिम के एसेंशियल्स क्या हैं। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्या, नॉलेज ऑफ द रिस्क, और दूसरा जो आपकी कंसेंट है। पहले हम ये देखते हैं नॉलेज ऑफ द रिस्क क्या होता है। तो देखिए, एक चीज़ होती है आपकी साइंटी नॉन फिट इंजरिया, और यहाँ लिखा है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। तो साइंटी मतलब होता है नॉलेज, टू नो। तो लिखा है साइंटी नॉन फिट इंजरिया, इसका मतलब होता है मियर नॉलेज ऑफ द रिस्क। अगर आपको रिस्क की सिर्फ नॉलेज है तो इससे बात आपकी नहीं बनेगी। उस नॉलेज के साथ साथ आपकी उस रिस्क को उठाने की वॉलेंटरी कंसेंट भी होनी चाहिए, तभी जाके ये जो डिफेंस है इसको डिफेंडेंट यूज़ कर सकता है। तो लिखा है कि सियंस ऑफ रिस्क यानी कि नॉलेज ऑफ रिस्क, यानी कि जो आप रिस्क उठाने जा रहे हैं आपको उसकी नॉलेज है। अब आप उसको क्या करेंगे, एप्रिशिएशन। भाई आप उसको अच्छी तरह सोचेंगे, समझेंगे कि भाई हाँ, इसके प्लस क्या, इसके माइनस क्या, मुझे रिस्क उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। और साथ में आप इसको वॉलेंटरली टुक रिस्क, यानी कि वॉलेंस, ये लैटिन वर्ड है आपका। तो आप उस रिस्क को, जब आपको उस रिस्क की नॉलेज होती है, आप उसको अप्रिशिएट कर चुके होते हैं, उसके प्लस माइनस देख चुके होते हैं, और फिर अपनी वॉलेंटरली कंसेंट देते हैं, तब जाके ये मैक्सिम अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे एक आता है स्टोन क्वेरी केस। इस केस को ध्यान से समझिएगा। ये केस था, इसमें पहली बार ये चीज़ डिस्कस की गई थी। इसमें था क्या कि एक व्यक्ति है, वो एक स्टोन क्वेरी, एक खदान है जहाँ पे पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं, तो वहाँ पे वो ड्रिल का काम करता है। अब देखिए है क्या कि ये पर्सन है, ये यहाँ पे ड्रिल कर रहा है, इसके ऊपर से एक समझ लीजिए कि जैसे एक क्रेन टाइप की थी। यहाँ से आपने देखा होगा जैसे कि पहाड़ों में होता है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या था कि जो भी पत्थर तोड़े जाते थे वो यहाँ पे ऐसे मशीन के माध्यम से यहाँ से यहाँ पहुँचाए जाते थे। अब इस व्यक्ति को पता था, नॉलेज थी कि ये जो पत्थर हैं यहाँ से वहाँ पहुँचाए जाते हैं, इसको नॉलेज तो थी। इस केस में क्या हुआ कि ये ड्रिलिंग कर रहा था, और जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ पहुँचाए जा रहे थे तब इसे उस टाइम पे बताया नहीं गया था, इसे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, और इसमें से एक पत्थर इसके ऊपर गिरा और इसे चोट पहुँची। तो ऐसे में पाया गया कि क्या जो डिफेंडेंट है वो कह सकता है कि भाई इसको नॉलेज थी, इसने अप्रिशिएट भी किया और इसने अपना
वॉलेंटरी कंसेंट भी थी। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं भाई साहब, इसे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज थी कि ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने उसको बताया होता कि अभी आप जब काम कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ पे क्रेन के माध्यम से पत्थर जा रहे हैं, तो ये वहाँ से हट गया होता। तो इसकी वॉलेंटरी कंसेंट नहीं थी, सिर्फ क्या था इसका, साइंटी नॉन फिट इंजरी, मतलब मेयर नॉलेज ऑफ द रिस्क। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें नोइंग इट कंसेंट वॉज गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो रिस्क है उसको जानने के बाद स्वेच्छा से अपनी क्या दी, कंसेंट। अब देखो कंसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कंसेंट जो है आपका वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे हो सकता है कि आप हॉस्पिटल गए, वहाँ पे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी सर्जरी करनी है, तो एक जो फॉर्म वगैरह होता है आपने फॉर्म वगैरह से फिल किया कि हाँ डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन के जो रिस्क हैं मेरे को उनकी नॉलेज हो गई है और मैं अपनी वॉलंटरली कंसेंट देता हूँ कि आप मेरा ऑपरेशन करिए। तो ये क्या है आपकी एक्सप्रेस कंसेंट। इम्प्लाइड क्या होती है, स्टेडियम में गए और जाके मैच देख रहे हो क्रिकेट का, भाई जब छक्के चौके पड़ेंगे तो बॉल किसी को भी लग सकती है, तो यहाँ पे क्या है आपकी इम्प्लाइड कंसेंट। अब देखो कंसेंट जो है आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आता है। सेक्शन 13 है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है कि कंसेंट क्या होती है। तो कंसेंट मतलब होता है कि व्हेन टू पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई एक ही चीज़ पे जब दो लोग उस चीज़ को एक ही तरह से देखते हुए उस पर अपनी अग्री करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कंसेंट कहलाता है। तो यानी कि जो रिस्क है इसको प्लेंटिफ भी देख रहा है, समझ रहा है, और डिफेंडेंट भी देख रहा है और समझ रहा है, और समझने के बाद अगर प्लेंटिफ उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है वॉलेंटरली तो डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये आपकी बात करता है कंसेंट यानी कि फ्री। अब देखो कंसेंट सेक्शन 13 में है, अब सेक्शन 14 बात करता है कि फ्री कंसेंट। तो जो कंसेंट है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, फ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, वॉलेंटरली, है ना। तो देखो कंसेंट आपकी फ्री कब होती है, सेक्शन 14 इसका जवाब देता है जब उसमें कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ना हो। यानी कि कोई भी कंसेंट में अगर ये 5 चीज़ें आपकी नहीं हैं तो वो क्या कहलाती है, फ्री कंसेंट। ठीक, इसको भी बड़े सिंपली याद कर सकते हो। देखो अगर आप इसके पहले इनिशियल वाले समझना बस, अगर आपको कफ की समस्या है और कफ में अगर आप मिश्री खाओगे तो क्या ये आपकी मिस्टेक नहीं है, कफ आपको और बढ़ जाएगा। तो देखो CUF, कफ में अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन मिश्री खाओगे तो ये आपकी मिस्टेक है। आपको देखो कितनी आसानी से ये चीज़ याद हो गई। दोबारा आते हैं यहाँ पे, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लिया आपका सेक्शन 13 और 14 बात करता है, और उसके बाद आपके 15 से लेके 22 तक में ये सारी बातें दे रखी हैं। IPC का सेक्शन 90 जो है ये भी कंसेंट की बात करता है। ये कहता है कि जो कंसेंट है वो कब नहीं मानी जाएगी कि कंसेंट थी, यानी कि अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट है, भाई किसी फैक्ट को लेके जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है, या उसके अलावा अगर कोई फियर ऑफ इंजरी है कि भाई डर है किसी को कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है, और तब कोई अगर अपनी कंसेंट दे रहा है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा एक होती है कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, है ना। मान लो कि कोई माइनर है, अब वो छोटा बच्चा है, वो क्या कंसेंट देगा। मान लो कोई इनसेन पर्सन है, पागल आदमी है, वो क्या कंसेंट देगा। अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में है वो अपनी आपको क्या कंसेंट देगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पे आपकी आती हैं IPC में। तो हमने अभी बेसिकली क्या देखा कि आपको रिस्क की नॉलेज होनी चाहिए, और उस रिस्क को जानते हुए, भाई जितना बड़ा रिस्क है, रिस्क जितना भी है आपको सब पता होना चाहिए। उस रिस्क को जानते हुए आप क्या करते हैं, वॉलेंटरली अपनी कंसेंट देते हैं, और फिर अगर आपको कोई हार्म होता है तो डिफेंडेंट जो है वो इस चीज़ को अप्लाई करेगा और वो लायबल नहीं होगा। ठीक, देखो स्टार बना के बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखी है कि नॉलेज ऑफ द रिस्क इज़ नॉट द सेम थिंग एज कंसेंट टू रन द रिस्क। भाई रिस्क की नॉलेज का होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस पर अपनी कंसेंट भी दे रखी है, कंसेंट आप अलग से देंगे, है ना। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
मतलब कि जो कंसेंट आप दे रहे हैं वो आपको इन्फॉर्म्ड यानी कि पूरी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, राइट। अब देखो भाई, ये तो था कि इस मैक्सिम को अप्लाई करने के लिए क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। अब लिखा है कि लिमिटेशंस टू मैक्सिम, यानी कि कब ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का जो मैक्सिम है ये अप्लाई नहीं होगा। तो कब अप्लाई नहीं होगा? फर्स्ट पॉइंट है नो कंसेंट। आपको पता है कि ये दो एलिमेंट्स हैं, नॉलेज ऑफ द रिस्क एंड कंसेंट। तो अगर कंसेंट ही वहाँ पे नहीं है तो ये मैक्सिम कहाँ से अप्लाई होगा? सेकंड लिखा है कंसेंट नॉट फ्री एंड फुल। ये हमने देख ही लिया कि कंसेंट आपकी वॉलंटरली होनी चाहिए और पूरी तरह से आपको कंसेंट देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा लिखा है कि कंसेंट इज़ फॉर इलीगल एक्ट। अगर आप किसी इलीगल एक्ट के लिए कंसेंट देते हैं तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती। एक मैक्सिम है एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, मतलब कि नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम इलीगल कॉज। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे सॉर्ड डुएल या फाइट क्लब। भाई दो लोग हैं आपस में तलवारबाजी कर रहे हैं। अब वो कोई स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स में भी एक इवेंट होता है, लेकिन आप ऐसे ही दो लोगों में आपस में तलवारबाजी हो रही है कंसेंट के साथ। तो क्या यहाँ पे अगर प्लेंटिफ को, अगर किसी व्यक्ति को सपोज चोट लग गई तो वो कोर्ट जाएगा कॉम्पनसेशन मांगने। तो क्या जो डिफेंडेंट है वो कह सकता है कि सर तलवारबाजी में चोट तो लग सकती थी, इसको पता था, फिर भी इसने पार्टिसिपेट किया? नहीं, डिफेंडेंट यहाँ इस मैक्सिम को यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई इलीगल एक्ट कर रहे हैं, ये जो सॉर्ड फाइटिंग है ये क्या है? इलीगल एक्ट है। तो यहाँ पे कंसेंट देने के बाद भी वो कंसेंट नहीं मानी जाती। इसी तरह फाइट क्लब, एक क्लब बना रखा है, डेली शाम को वहाँ पे धूम धड़ाका होता है, फाइट होती है, इलीगल एक्ट है। तो भाई फाइट में क्या है कि इंजरी होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसे में किसी व्यक्ति को इंजरी होती है और वो कॉम्पनसेशन मांगता है कोर्ट में जाके, तो जिस व्यक्ति ने उसको चोट पहुंचाई वो ये नहीं कह सकता कि सर इस फाइट में तो इंजरी हो ही सकती है, इसको पता था पहले से, यानी कि नॉलेज ऑफ द रिस्क भी था और कंसेंट भी था। लेकिन ये जो एक्ट है आपका फाइट क्लब वाला, ये इलीगल एक्ट है, इसलिए इलीगल एक्ट में कंसेंट नहीं मानी जाती। लिखा है साइंटियर ओनली एंड नो वॉलेंस, यानी कि सिर्फ आपको उस चीज़ की नॉलेज थी और आपकी कोई वहाँ पे वॉलेंट्री कंसेंट नहीं थी, तब भी आपका ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होता है। और ये है भैया ब्रह्मास्त्र। नेग्लिजेंस का जो टॉपिक है वो टॉर्ट में ब्रह्मास्त्र। ये अगर आपने डिफेंडेंट के अगेंस्ट चला दिया और साबित कर दिया तो डिफेंडेंट की एक भी नहीं चलती है, ठीक है। तो अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि आप अम्यूज़मेंट पार्क में गए, आप झूला झूल रहे हैं। अब झूला झूलने के दौरान अगर आपको कोई चोट लग गई तो ऐसे में जो डिफेंडेंट है वो कहेगा सर इनको पता था कि रिस्क क्या है, फिर भी इन्होंने उठाया। तो आप वहाँ पे क्या साबित करेंगे कि सर मुझे पता था, रिस्क मैंने बियर किया, मुझे चोट लगी, ठीक है, लेकिन इसकी लापरवाही से लगी है सर। जो ये झूले थे इसने ढंग से रिपेयर करके नहीं रखे थे, इसलिए वो टूट गए और मुझे चोट लग गई। तो अगर आप ये पत्ता निकाल दोगे तो गेम जीत जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे बेस्ड आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका ये बेसिकली केसेस हैं, लेकिन आपको नाम से कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लैट यूजी में केस के नाम ना के बराबर पूछे जाते हैं। पहली सिचुएशन है कि सर्विसेज ऑफ अनक्वालिफाइड मिडवाइफ। मिडवाइफ किसे कहते हैं? एक दाई होती है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको बेबी डिलीवर करने में हेल्प करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि जो मिडवाइफ थी वो अनक्वालिफाइड थी, और एक जो महिला जो अपनी बच्ची की डिलीवरी करवाना चाह रही थी और उस मिडवाइफ की मदद लेना चाह रही थी, तो उसे ये नॉलेज भी थी कि वो अनक्वालिफाइड है। ये जानते हुए उसने वॉलेंटरली कंसेंट दी कि तुम मेरी मदद करो। अब हुआ क्या कि डिलीवरी के दौरान उस महिला की हो गई मौत। तो क्या ये जो मिडवाइफ है ये रिस्पॉन्सिबल होगी? ये नहीं होगी, ठीक। आपको रीज़न पता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फायर वर्क शो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए फायर वर्क शो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे एक इतनी सी जगह में एक फायर वर्क शो हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, लोग टिकट लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और देख रहे हैं। अब यहाँ से जो फायर वर्क शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से एक पटाखा चला रहा हूँ तो वो ऊपर जाके फट रहा है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से जो मैंने पटाखा चलाया वो टेंजेंट होके यहाँ वहाँ जाके फटने लगे। अब यहाँ वहाँ जाके फटने लगे तो यहाँ पे एक हमारा प्लेंटिफ खड़ा हुआ था, है ना, माइनर था, अपने फादर के साथ खड़ा हुआ था। अब वो जो पटाखा ऊपर जाना था वो यहाँ वहाँ गया और कई लोगों को लगा।
इसने अप्लाई किया कि जज साहब मुझे तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ मेरा, यानी कि मुझे इंजरी हुई है, मुझे कॉम्पनसेशन दिलाइए। तो जो डिफेंडेंट है उसने बोला कि सर यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी, रिस्क तो होता है ना, तो इनको नॉलेज भी थी और चूंकि ये इस ग्राउंड में घूम रहे हैं तो उन्होंने अपनी कंसेंट भी दे रखी है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई नॉलेज और अजम्पशन में डिफरेंस होता है। अगर कोई व्यक्ति टिकट लेके इस एरिया में जो आपने चारों तरफ से कवर कर रखा है, अगर यहाँ पे आप आतिशबाजी करते हैं, यहाँ किसी को चोट लगती है, तो डिफेंडेंट साहब आप इस मैक्सिम को अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफेंस में। लेकिन ये व्यक्ति इतनी दूर बैठा हुआ है, यहाँ तक आने के कोई चांस ही नहीं है, यहाँ तक आने का कोई रिस्क ही नहीं है। तो इसीलिए नॉलेज और एजम्पशन में डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एक स्प्रिंग गन। अब देखो स्प्रिंग गन क्या है कि आपने अपने गार्डन में एक स्प्रिंग गन लगा रखी थी कि भाई कोई अगर ट्रेसपास करता है, कोई जानवर वगैरह आते हैं, तो स्प्रिंग गन से क्या है कि वो अपनी एक गोली सी निकलेगी और जिसकी वजह से क्या है कि सामने वाला डर के भाग जाएगा। अब देखो इसको आप इस तरह से एग्जांपल में भी समझ सकते हो कि कई लोग होते हैं कि अपने घर में कुत्ते पालते हैं तो बाहर वार्निंग लिख देते हैं कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, और कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं। हम यहाँ पे स्प्रिंग गन वाला एग्जांपल देखते हैं कि स्प्रिंग गन लगी हुई थी एक व्यक्ति के घर में ताकि वो अपने बगीचे को सुरक्षित रख सके, और वहाँ पे उसने दो सिचुएशन है। पहले में क्या है कि नोटिस ऑफ वार्निंग लगा रखी है। क्या है? नोटिस ऑफ वार्निंग लगा रखी है। अब ऐसे में एक व्यक्ति, उसका कोई सपोज एक उसके पास मुर्गी थी, वो अचानक से उस प्लेंटिफ के उस गार्डन में पहुंच गई। अब वो ये जानते हुए कि यहाँ पे नोटिस लगी हुई है, वो अंदर चला गया और अपनी मुर्गी को वहाँ पे उसने बचाया। लेकिन उठाते समय मुर्गी को क्या हुआ, उसको स्प्रिंग गन लग गई। तो ऐसे में जो डिफेंडेंट है, क्या वो इस डिफेंस को अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पे नोटिस ऑफ वार्निंग दे रखी है। जो प्लेंटिफ है उसको पता था कि अंदर जाने पे मुझे इससे चोट लग सकती है, तो उसको नॉलेज थी और वो अपनी स्वेच्छा से अंदर गया। ठीक, अब दूसरा सिचुएशन देखो, सेम फैक्ट है लेकिन उसने वहाँ पे नोटिस ऑफ वार्निंग नहीं लगा रखी है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति अगर अंदर आता है, वो ट्रेसपास तो कर रहा है, अब उसको नॉलेज तो है नहीं कि अंदर इस टाइप की चीज़ है ना, तो उसको नॉलेज नहीं थी और ना ही उसने इस चीज़ के लिए कंसेंट दी। तो अंदर आने के बाद अगर उसको कोई भी इंजरी होती है तो डिफेंडेंट इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकता, इस मैक्सिम को अपने डिफेंस में यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट अब देखते हैं रेस्क्यू केसेस के बारे में। तो देखो रेस्क्यू केसेस में क्या होता है, दो सिचुएशन इसमें भी आती हैं। पहली सिचुएशन क्या है, टेकिंग रिस्क नेसेसरी ड्यू टू डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंट। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी है, उसने एक भरे मार्केट में उस गाड़ी को पार्क कर दिया। कुछ बच्चे वहाँ पे शैतानी करते हैं और वो पत्थर मार देते हैं उस पर। अब वो घोड़ा भाग रहा है, ठीक है, वो घोड़ा भागते हुए यहाँ पे हमारा एक व्यक्ति है, उसको चोट पहुँचा सकता है। लेकिन हमारे पास एक अक्षय कुमार है, उसने देख लिया कि भाई ये घोड़ा उसको जाके चोट मार सकता है, तो ये उसको बचाने पहुँच गया, मतलब कि रेस्क्यू करने पहुँच गया और इसको लग गई चोट। तो क्या ऐसे में जिस व्यक्ति का घोड़ा था, मान लो ए का, तो क्या ये लायबल है? क्या ये कह सकता है कोर्ट में कि जज साहब अक्षय कुमार को पता था, नॉलेज थी कि इसमें क्या रिस्क है और इन्होंने उस रिस्क को जानते हुए वॉलेंटरली क्या किया, बियर करने की कोशिश की? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भाई मैंने आपको बताया था ना नेग्लिजेंस, तो यहाँ पे है डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस, तुम्हारी गलती है, अक्षय कुमार की कोई गलती नहीं है। और दूसरी एक सिचुएशन कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर अक्षय कुमार बीच में नहीं आते तो इसकी वजह से इस व्यक्ति को चोट तो लग जाती है इसके घोड़े से, है ना, तो तब भी लायबिलिटी इसकी बनती। तो ऐसे में अगर अक्षय कुमार आते हैं बीच में बचाने और इनको चोट लग जाती है, तब भी इसकी लायबिलिटी बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल, टेकिंग रिस्क वॉलेंटरली, यानी कि उड़ता हुआ तीर पकड़ना। इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक व्यक्ति के पास घोड़ा गाड़ी है, वो अपने घोड़े को उस गाड़ी से अटैच कर रहा है, लेकिन तभी क्या होता है कि जो घोड़ा है वो भाग जाता है। अब वो व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अब ऐसे में हमारे अक्षय कुमार फिर से वापस आते हैं। अक्षय कुमार यहाँ पे आए, घोड़े का नाम है एक्स, उसको पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे इनको लग जाती है चोट, तो क्या यहाँ पे ये कॉम्पनसेशन मांगेंगे और क्या यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो इसका डिफेंस ले सकता है? तो यहाँ पे डिफेंडेंट इस चीज़ का डिफेंस लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अक्षय कुमार ने रिस्क बियर किया है वो क्या है, वॉलेंटरली। उसको पता था कि इसमें उसको नॉलेज भी थी और उसको एक वॉलेंटरली उसकी कंसेंट भी थी
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आप जो रिस्क ले रहे थे वो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से आपको लेना पड़ा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका बहुत ईजिली कवर हो गया है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जो 2021 में आए थे आपकी क्लैट यूजी में। तो ये मैं मोबाइल से आपके देख के बता रहा हूँ और आपके भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। आप चाहें तो जब ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा आप उसको पॉज करिएगा और फिर आप उसका आंसर अपने आप पहले दीजिएगा। मैं तो खैर इसमें डिस्कस कर ही रहा हूँ। अब देखो, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वो जो 400-450 वर्ड का जो पैराग्राफ है वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है कि ए जो है वो एक कार का ओनर है और उसके पास एक ड्राइवर है मिस्टर डी। तो जनवरी 2021 को क्या हुआ कि मिस्टर ए और डी वो ट्रैवल कर रहे थे कार में, जहाँ पे ए जो था वो एक रेस्टोरेंट पे उतर गया और उसने डी से बोला कि भाई मेरी गाड़ी मेरे बंगले में लेके चले जाओ। तो डी जो है वो कार में पेट्रोल भरवा रहा था, तभी दो स्ट्रेंजर आए उसके पास, बी और सी। उन्होंने बोला कि भाई हमें लिफ्ट दे दो इस कार में। तो कार आगे बढ़ी। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसके व्हील में कोई दिक्कत आई, जिसकी वजह से कार जो थी वो टॉपल कर गई, मतलब पलट गई, और डी सी उस कार से बाहर गिर पड़े। लेकिन जो सी था उसको सीवियर इंजरीज हुई और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो मिस्टर बी और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके खिलाफ सी ने क्लेम किया कॉम्पनसेशन, सॉरी मिस्टर बी और सी ने क्लेम किया कॉम्पनसेशन फ्रॉम मिस्टर ए और डी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मालिक ने बोला ड्राइवर से कि जाके गाड़ी पार्क कर देना। दो लोगों ने उस गाड़ी में लिफ्ट ले ली। अब लिफ्ट लेने के बाद उनको पता, आपको कि गाड़ी है, घोड़ा है, सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट हो सकता है, इतना रिस्क सबको पता होता है। अब वो चले और गाड़ी पलट गई, उसमें से एक की डेथ हो गई, एक बच गया लेकिन काफ़ी इंजर्ड हो गया। तो ऐसे में जो ड्राइवर और मालिक हैं उनकी लायबिलिटी बनती है कि नहीं? ऑप्शन देखो, लिखा है कि मिस्टर डी विल बी लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर है तो आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा कि डी की कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ऑप्शन को। डी ऑप्शन देखो, मिस्टर ए एंड मिस्टर डी बोथ विल बी लायबल, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लायबिलिटी बनती ही नहीं है। अब बी और सी देखो, बी में लिखा है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी विल बी एप्लीकेबल एंड नो कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड। बिल्कुल सही, सी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी यहाँ पे अप्लाई होगा और कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 लिखा है कि रामा वॉज अ स्पेक्टेटर एट अ मोटर कार रेस बीइंग हेल्ड ऑन अ ट्रैक ओन बाय द डिफेंडेंट कंपनी। तो भाई एक आपकी कार रेस हो रही थी, वहाँ पे रामा गई थी अपना देखने के लिए उस कार रेस को। रेस के दौरान क्या हुआ कि दो कार आपस में टकरा गई और उसमें से एक कार जो थी वो स्पेक्टेटर्स के ऊपर आके गिरी, जिसकी वजह से रामा क्या हुई, सीरियसली इंजर्ड हो गई। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे कि ऐसी जगह पे रिस्क होता है, आपको नॉलेज थी, आपने अपनी क्या दी, इम्प्लाइड कंसेंट, आप वहाँ जाके बैठे हैं। अब अगर ऐसे में आपकी कोई इंजरी होती है तो क्या डिफेंडेंट लायबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। देखो, एक हमेशा याद रखो कि जो भी ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, सबसे छोटे ऑप्शन से पहले शुरुआत किया करो। ठीक है, कई बार उसी में आंसर मिल जाता है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। डी वाला देखो, लिखा है रामा वॉज नेग्लिजेंट, आगे पढ़ो ही मत। क्या रामा नेग्लिजेंट थी? बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? बी वाला पढ़ते हैं। लिखा है इट वॉज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। भाई उनकी तरफ से क्या नेग्लिजेंस था? कोई नेग्लिजेंस नहीं था। अब इसके बाद आप सी वाला देखो, वो छोटा ऑप्शन, लिखा है रामा डिड नॉट टेक द रिस्क ऑफ सच इंजरी एंड शी ओनली कंसेंटेड टू वॉचिंग द रेस एंड हेंस द डिफेंडेंट वॉज लायबल। क्या मजाक है ये? ए देखो, रामा इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी, मैंने बताया था इम्प्लाइड कंसेंट थी उसकी। द डेंजर बीइंग इनहेरेंट इन द स्पोर्ट विच एनी स्पेक्टेटर कुड फोरसी द डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल। भाई इस तरह के स्पोर्ट्स में जो रिस्क होता है वो सबको क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है, तो ऐसे में डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 68 पे। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंसेंट इन वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी। तो वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी को लेके कौन सी बात इन ऑप्शंस में से सही है? तो हम देखते हैं सबसे पहला वाला कि नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट। अभी मैंने आपको ये बताया था कि नॉलेज ऑफ द रिस्क इज नॉट द सेम थिंग एज कंसेंट टू रन द रिस्क। फिर भी हम और ऑप्शन पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ अ रिस्क डज नॉट प्रिसीड कंसेंट। क्या कंसेंट से पहले नॉलेज की बात नहीं आती, रिस्क की आती है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। लिखा नॉलेज ऑफ द रिस्क ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट। अरे अगर आपको किसी रिस्क की नॉलेज है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने उस पर अपनी कंसेंट भी दे दी, है ना?
तो नॉलेज ऑफ द रिस्क ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, नहीं। लिखा है मियर परसेप्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेंजर अमाउंट टू कंसेंट। भाई अगर आपको सिर्फ पता है कि इसमें ये खतरा है तो सिर्फ पता होने से थोड़ी ना आप कंसेंट दे देते हो। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, कि नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिली हैड प्लेस्ड स्प्रिंग गन इन अ वुड ऑन हर ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गार्डन। अभी ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना स्प्रिंग गन वाला, उसी का क्वेश्चन है। करण विद फुल नॉलेज दैट देयर वर स्प्रिंग गन, करण को क्या थी, फुल नॉलेज थी कि वहाँ पे स्प्रिंग गन है, समवेयर इन द वुड ट्रेसपास्ड ऑन द लैंड ऑफ लिली एंड वॉज इंजर्ड। तो नॉलेज थी आपको उस चीज़ की, आपने वॉलेंटरली अपनी कंसेंट दी, यानी कि वहाँ पे गए और आपको क्या हो गई, इंजरी। अब लिखा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। करन्स केस डज नॉट फॉल विद इन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी, बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि आपको रिस्क भी, आपको नॉलेज थी वहाँ पे और आपने कंसेंट भी दी अपनी उसको सफ़र करने के लिए। ए ऑप्शन देखते हैं कि लिली विल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू करण, भाई क्यों होगी। बी देखो, लिली हैज़ नॉट कमिटेड अ टॉट अगेंस्ट करण बाय एक्सीडिंग हर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नॉट एप्लीकेबल हियर। डी क्या है कि करण हैड नॉलेज ऑफ द स्प्रिंग गन एंड विलफुली कोटेड द डेंजर हिमसेल्फ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट टू क्लेम द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी। क्वेश्चन फिर से समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट टू क्लेम द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी। तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी के बेसिकली एसेंशियल्स आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले देखते हैं फ्री कंसेंट। क्या वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी में आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। आपको बताया था भी यहाँ पे फ्री कंसेंट भी बिल्कुल होनी चाहिए। लिखा है प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू एग्री टू अ रिस्क बाय द डिफेंडेंट, ये भी होना चाहिए, सॉरी फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें कि प्रायर नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, क्या ये होना चाहिए आपका। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है ना कि नॉट एन एलिमेंट, तो नॉट वाले में जो होता है इसको बोलने के बाद जब आप ऑप्शन पढ़े तो हमेशा ये बोला करो कि सही है वो या गलत है, ठीक है। तो लिखा है प्रायर नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। बी लिखा है फ्री कंसेंट। सी लिखा है कि प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू एग्री टू अ रिस्क बाय द डिफेंडेंट। तो भाई जो कंसेंट है वो आपकी वॉलेंटरली होना चाहिए, कोई आपको अगर मजबूर कर रहा है कंसेंट देने के लिए तो वो कंसेंट नहीं होती है। और डी लिखा है कि वॉलेंटरी एक्सेप्टेड ऑफ द रिस्क बाय द प्लेंटिफ। तो डी बिल्कुल सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, सी। तो यानी कि प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू एग्री टू अ रिस्क बाय द डिफेंडेंट, ये एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये हमें ज़रूरी नहीं है कि हम वो पूरा 450 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे याद रखना कि 48 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है और मेरे सब्जेक्ट में मेरा ये टारगेट रहता है कि आप विद इन 30 सेकंड उस क्वेश्चन को कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आप जहाँ भी चाहो वहाँ जाके एमसीक्यू लगाओ, आप वो सारे एमसीक्यू सही लगाओगे। तो इसको रिवाइज़ करिए, अच्छे से एमसीक्यू लगाइए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।